हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो क्या हाल चाल। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी, क्योंकि आप मेरे वीडियो का मुझे पता है कि बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे मेरी वीडियो को लेकर के। और देखिए आज की जो वीडियो है इसमें हम लोग अंशाल पेपर रसायन विज्ञान के लेकर आए और कक्षा 12 की देखिए कौन सा सेट है। सेट नंबर आपका 6 है, ठीक ना। सेट नंबर 5 तक अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर वहाँ पर वीडियो को देखिए, ठीक है। वन शॉट वीडियो भी बनी है और वैसे भी वीडियो पढ़िए, ठीक है। अगर आप लोगों को देखिए अगर आप लोगों को देखिए पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मैं नहीं, ज़बरदस्ती नहीं कहूँगा, लेकिन 7460012763 पर आप लोग कांटेक्ट करते हैं या फिर व्हाट्सअप करते हैं तो आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। केमिस्ट्री का 5 साल का, फिजिक्स का 3 साल का, बायोलॉजी का 1 साल का, 2024 का आल सेट और 2023 का 1-2 सेट मिल जाएगा आपको, ठीक है। ओनली कितने रुपीज़ में? 100 रुपीज़ में, ठीक है। तो आप लोग देर ना करें, क्योंकि इससे आप लोग का बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। कम से कम 60 से 70% क्वेश्चन इसमें से फंसने वाले हैं, ठीक है। तो वहाँ पर जाइए और नंबर पर कांटेक्ट करिए। और मेरी तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ है, इसलिए वीडियो में इस प्रकार से आवाज़ आएगी। तो सेट नंबर 6 है, देखिए सेट नंबर 6 को आज हम लोग हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम लिख लिए, ठीक ना, सारे सवाल को, सारे क्वेश्चन को लिख लिए। देखिए रसायन विज्ञान केमिस्ट्री है, 12th अनसॉल्व सेट 6 2024। कोड नंबर है आपका 347 GE, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए किसी विलयन के अणु संघ के गुणधर्म निर्भर करते हैं। जो विलयन के अणु संघ के गुणधर्म होते हैं किस पर निर्भर करते हैं? तो ये आपके होते हैं विलय के कणों की संख्या पर। किस पर निर्भर करते हैं? विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर। अब आप लोग ये मत सोचिएगा कि पहले से ही आंसर पर टिक लगा कर रखे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। जो लोग पेमेंट किए हैं उनको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी गई है, इसलिए टिक लगाया हुआ है कि पीडीएफ देने के लिए, ठीक है। तो पीडीएफ सबको प्रोवाइड करा दी गई है, सातों सेट की। ये जो वीडियो बनती है ना, वीडियो लेट बनती है, ठीक है। सारी वीडियो बनाना रहता है, एक ही वीडियो तो बनाना नहीं है कि सिर्फ केमिस्ट्री का बना दें हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ख वाला क्वेश्चन है, करा है कि KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। तो जो आपका KMnO4 है इसमें मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या 7। एक बच्चा कमेंट किया था, सर आप ये ऑप्शन वाले क्वेश्चन जो है हल नहीं कराते हो। देखिए भैया, हम अब इसको क्या हल कराएं, ये खुद ऑप्शन में देखिए, अब इसको क्या हल कराएं, इसको हल करा सकते हैं। तो इसको हम देखिए क्या कहेंगे, देखिए KMnO4 है, KMnO4 है और O2 है, KMnO4 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, इसको हम लोग के को क्या Mn का निकालना है, इसको हम लोग x मान लेते हैं, x मानते हैं ना, इसको x मानेंगे और इसकी प्लस एक होती है, प्लस यहाँ पर भी लगाएंगे, यहाँ पर भी प्लस लगाएंगे। और ओ की कितनी ऑक्सीकरण होती है? -2 होती है। तो यहाँ पर -2 गुणे में कितने ऑक्सीजन है? 4 है, तो 4 कर दें, बराबर में 0 लगा देते हैं, ठीक है। प्लस में 1 है और प्लस x है और ये 4 गुना के 8, माइनस में क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, बराबर में 0। और देखिए ये 8 में से 1 जाएगा तो 7 बचेगा, माइनस का 7 बचेगा ना, माइनस का 7 बचेगा। अब माइनस का 7 जब 0 की इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? x बराबर +7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? +7। तो मैग्नीज का इसमें ऑक्सीकरण संख्या कितना आएगा? +7 आएगा। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर ग है, ये देखिए CO NH3 का 4 है और Cl2 और बाहर में Cl लगा है, इसमें CO की उप संयोजक संख्या बताना है। देखिए थोड़ा सा ये जो हिचकिचाहट है मेरी आवाज़ में, ये क्या है कि खांसी आने की वजह से, ठीक है। तो आज मैं वीडियो नहीं बनाने वाला था, वीडियो नहीं बनाता तो आप लोगों का घाटा होता है, इसलिए मैं ये वीडियो नहीं मिल पाती आपको आज, ठीक है। तो इसलिए वीडियो मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, थोड़ा सा हिचकिचाहट रहेगी आवाज़ में। तो यहाँ पर देखिए CO है, इसमें देखिए कितने लिगेंड जुड़े हैं? तो 4 लिगेंड यहाँ पर जुड़े हैं, 2 लिगेंड यहाँ पर जुड़े, 2 और 4 कितनी हुए? 6 हुए। तो इसकी उप संयोजन संख्या भी कितनी होगी? 6 होगी, ठीक है। ये कोई लिगेंड नहीं है, ठीक है, ये बाहर से एक तत्व है जो इनके साथ है। तो ये लिगेंड जो अंदर होते हैं वही लिगेंड होते हैं। लिगेंड जो ये परमाणु संख्या से जुड़े होते हैं, तो इससे जितने भी लिगेंड जुड़े रहेंगे वही उसका उपसंयोजन संख्या होगा या समन्वय संख्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा? 6 आएगा। तो इसमें क्या हल कराएं भाई, इसमें सिर्फ बता देंगे तो हो जाएगा आप लोगों का। इटाड अभिक्रिया, देखिए इटाड अभिक्रिया में टॉलुइन को बेंजल्डिहाइड में ऑक्सीकृत करते हैं। तो कौन करता है? इसमें देखिए H2O2 है, ये क्या है? इसको बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसको CrO2Cl है, ठीक है।
यह इसके द्वारा किया जाता है, Cl2 के द्वारा नहीं, KMnO4 के द्वारा नहीं, इसके द्वारा किया जाता है CrO2 Cl2। जैसे कि मेरे पास अभी पेज नहीं, लेकिन मैं अभी पेज लेकर आता हूँ। तो यहाँ पर देखिए कहा गया कि इटाड अभिक्रिया में टालुइन को बेंजल्डिहाइड में ऑक्सीकृत करते हैं। कैसे करते हैं देखिए, टालुइन लेते हैं, ऐसे देखिए टालुइन लेते हैं, ये देखिए टालुइन का फार्मूला होता है, ठीक ना, टालुइन का फार्मूला होता है, इस पर CH3 लगा होता है, ये आपका क्या हो गया, टालुइन हो गया, ठीक ना। टालुइन को किस में ऑक्सीकृत करना है, आप किस में करना है कन्वर्ट, आपको किस में करना है, बेंजल्डिहाइड में। तो यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा आपको, CrO2 Cl2 लेना पड़ेगा। क्या है ये, इसकी उपस्थिति CrO2 Cl2 की उपस्थिति लेंगे तो यहाँ पर डायरेक्ट आप लोग क्या लिख देंगे, बेंजल्डिहाइड लिख देंगे, ठीक ना। यहाँ पर एल्डिहाइड लगाएंगे, CHO क्या लगा देंगे, CHO लगा देंगे, ये आपका बेंजल्डिहाइड बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में फिनाल से होने पर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, दूसरा वाला आपका से पैरा हाइड्रोक्सी बेंजो एजो बेंजीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन प्राप्त होता है। उसके बाद देखिए आपका प्रश्न नंबर 4 वाला आ जाता है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है। किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है, तो विटामिन ए की कमी से क्या होती है, रतौंधी होती है, ठीक है। विटामिन ए की कमी से क्या होती है, रतौंधी होती है, ठीक है। विटामिन बी की कमी से क्या होता है, बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन सी से आपका स्कर्वी रोग होता है, ठीक है। अब बताइए आप लोग विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। इसको मैं आप लोग के ऊपर छोड़ता हूँ कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, आप लोग को बताना है, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 में हम लोग चलते हैं। अब ये देखिए प्रश्न नंबर 2 है आपका, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 2 का कह रहा है, किसी विलयन की मोलरता तथा मोललता के बीच अंतर को स्पष्ट कीजिए, इनके मान तापक्रम में परिवर्तन के साथ किस प्रकार प्रभावित होते ये बताइए। तो यहाँ पर देखिए सेट नंबर 3 में 347 GB में प्रश्न नंबर 2 का क देखें, इसके लिए मोलरता और मोललता के अंतर के लिए। अभी देखिए तापमान में जो बदलाव होता है वो क्यों होता है, देखिए क्या होता है इसमें, देखिए तापमान में बदलाव के साथ मोलरता और मोललता का प्रभाव क्या होता है। देखिए मोलरता पर जब होता है तापमान, देखिए क्या होता है, तापमान बढ़ने के साथ मोलरता घटती है। मोलरता विलायक के मोलों की संख्या और घोल के आयतन का अनुपात होती है। जो मोलरता होती है वो विलायक के मोलों की संख्या और घोल के आयतन का क्या होती है, अनुपात होती है। तापमान बढ़ने के साथ आयतन भी बढ़ता है, जिससे मोलरता घटती है। जिससे क्या होता है, आपकी मोलरता घटती है, ठीक ना। तापमान बढ़ने पर क्या होता है, मोलरता घटती है, ठीक है। यहाँ पर देखिए मोललता देखिए तापमान में परिवर्तन से मोललता प्रभावित नहीं होती है, ठीक ना। क्यों नहीं होती, कि यह तापमान पर निर्भर नहीं करती। जो मोललता आपकी होती है तापमान पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है। अब देखिए प्रश्न नंबर 2 का ख है। प्रश्न नंबर 2 का ख क्या कह रहा है, कि पायरोलुसाइट से पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की विधि का वर्णन कीजिए तथा परमैंगनेट आयन का संरचना सूत्र लिखिए। तो यहाँ पर देखिए सर्वप्रथम पायरोलुसाइट MnO2 को कास्टिक पोटास के OH या K2CO के पोटेशियम कार्बोनेट के साथ ऑक्सीकारक KNO3 या फिर KClO3 की उपस्थिति में गलाया जाता है। यह परिवर्तनीय भट्ठी में किया जाता है, ठीक ना। ये जो क्रिया किया जाता है किसमें किया जाता है, परिवर्तनीय भट्ठी में किया जाता है, जिसमें हरे रंग का पोटेशियम मैग्नेट बनता है, ठीक ना। क्या बनता है, पोटेशियम मैग्नेट बनता है। अब देखिए यहाँ पर देखिए कि ये जो KClO3, यहाँ पर KNO3 जो था, KNO2 में एक ऑक्सीजन इसका निकल गया है। फिर यहाँ पर KClO3 में देखिए KClO2 हो गया, एक ऑक्सीजन निकल गया है। फिर ये दोनों देखिए MnO2 प्लस में 2KOH प्लस में ऑक्सीजन जो नवजात ऑक्सीजन है वही लिया गया है। और यहाँ पर है, यहाँ पर आपका K2MnO4 बना और प्लस में H2O बना, ठीक ना। क्या बना, KMnO4 बना और H2O बना। उसके बाद देखिए K2CO3 यानी कि पोटेशियम कार्बोनेट लिया गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड लिया गया, ऑक्सीजन नवजात ऑक्सीजन है। उसके बाद ये K2MnO4 बन के तैयार हुआ, CO2 भी आपका निकला है, ठीक है। थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर पूछा है तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर परमैंगनेट की संरचना देखिए, यहाँ पर Mn है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, और एक ऑक्सीजन पर सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि इस पर निगेटिव चार्ज होता है। निगेटिव चार्ज इसलिए होता है कि ऑक्सीजन इस पर जुड़ सके, ठीक है, अरे पोटेशियम इस पर जुड़ सके। अब देखिए K2MnO4 के
हरे पदार्थ को CO2 के साथ अभिकृत किया जाता है तथा Cl2 या O3 को इसके विलयन में प्रवाहित किया जाता है। ऐसा करने पर K2MnO4 का KMnO4 में ऑक्सीकरण होता है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए 3K2MnO4 प्लस में CO2 है, पोटेशियम परमैंगनेट है, ये देखिए पोटेशियम परमैंगनेट है, प्लस में 2K2CO3, यानी कि दो अणु किसके बने, पोटेशियम कार्बोनेट के बने हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड भी यहाँ पर आपका देखने को मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 2 का ग है, उपसंयोजन यौगिकों में आयनन समावयवता तथा बंधनीय समावयवता को उदाहरण सहित समझाइए। आयनन समावयवता देखिए क्या होती है, एक ही अणुसूत्र एवं संगठन के ऐसे दो समावयवी जब जल में विलय करने पर अलग अलग तरह से आयनीकृत होते हैं तो इन समावयवियों को आयनन समावयवी कहते हैं तथा इनसे उत्पन्न समावयवता को आयनन समावयवता कहते हैं। यहाँ पर देखिए उदाहरण यहाँ पर देखिए CONH3 का 5 है और Br है, ठीक ना, Br है और कोष्टक बंद SO4 सल्फेट है, ठीक है। या फिर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो Br है यही क्या होता है, इधर बदल जाता है, ठीक ना, SO4 अंदर आ जाता है, Br जो होता है बाहर आ जाता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे आयनन समावयवता, ठीक है। इनके आयन का जो होता है परिवर्तन हो जाता है इधर उधर। तो यहाँ पर देखिए बंधनीय समावयवता क्या होता है, इस प्रकार की समावयवता एक ही लिगेंड में उपस्थित अलग अलग परमाणुओं द्वारा केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म दिए जाने से उत्पन्न होता है, ठीक है। इस प्रकार की समावयवता एक ही लिगेंड में उपस्थित अलग अलग परमाणुओं द्वारा केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म दिए जाने से उत्पन्न होता है। जैसे देखिए यहाँ पर देखिए आपको NO2 दिख रहा है। यहाँ पर जब ये नाइट्रोजन जब ये लिगेंड बनाएगा, जब ये लोन पेयर देगा, नाइट्रोजन लोन पेयर देगा, तो इसको बोलेंगे नाइट्रो ग्रुप, ठीक ना, ठीक ना, नाइट्रोजन बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, नाइट्राइटो, ठीक ना, नाइट्राइट्रोजन बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, नाइट्राइट्रोजन बोलेंगे। यहाँ पर जब देखिए ऑक्सीजन है, ये जब लोन पेयर देगा इसको लोन पेयर बोलेंगे, जब ये ऑक्सीजन लोन पेयर देगा इसको नाइट्राइटो ओ बोलेंगे, ठीक ना, नाइट्राइटो ओ बोलेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल है CONH3 5 है और ये NO2 है। यहाँ पर देखिए NO2 है, यहाँ पर ONO है, ONO में देखिए नाइट्राइटो O है और यहाँ पर नाइट्राइटो N है, ठीक है। तो बस यही अंतर है, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। यहाँ पर N इलेक्ट्रॉन दान दे रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दान दे रहा है, ठीक है। बात यही है जो हम अभी बताएं, सब वही है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए 2 का घ है, हेलो एल्केन में एक अणु का नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया SN1 की क्रिया विधि का वर्णन कीजिए। यहाँ पर देखिए SN1 है अभिक्रिया, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए यह अभिक्रिया 2 चरणों में होती है। जो SN1 अभिक्रिया होती है कितने चरणों में होती है, 2 चरणों में होती है। पहले चरण में RH बंध का विदलन होता है, जिसमें RH होता है उसका बंध विदलन होता है और कार्बोकैटायन बनता है। क्या बनता है, कार्बोकैटायन बनता है, ठीक है, कार्बोकैटायन बनता है। दूसरे चरण में कार्बोकैटायन शीघ्रता से न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक से संयुक्त हो जाता है। न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक से क्या होता है, संयुक्त हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्रिया विधि देख लीजिए। यहाँ पर क्रिया विधि है CH3 है और Br है, ठीक है। ये क्या है, RH इसको बोलेंगे, RH, ठीक है। पहला चरण है, ये पहला चरण जो होता है एकदम स्लो मोशन में होता है और यहाँ पर देखिए कार्बन कैटायन बनता है, Br यहाँ से माइनस के रूप में निकल जाता है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। दूसरा चरण देखिए, इसका दूसरा चरण ये बहुत फास्ट होता है, जिसमें आपका न्यूक्लियोफिलिक एक OH माइनस आपको दिख रहा है, न्यूक्लियोफिलिक होता है, ये इस पर अटैक करता है, ठीक है, ये इस पर आगे से अटैक करता है, तो यहाँ पर OH बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए आपका ये बन जाता है टर्शियरी फिनाल बन जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका प्रश्न नंबर 3 आ गया। प्रश्न नंबर 3 का अवाष्पशील विलेय तथा वाष्पशील विलायक से बने विलयन के लिए राउल्ट नियम की व्याख्या कीजिए। इस नियम का गणितीय व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो यहाँ पर देखिए सेट नंबर 347 GB में प्रश्न नंबर 6 का क देखिए, बस घुमाकर पूछा है, उत्तर वही रहेगा, ठीक है।
बात हम एकदम सटीक लिख दिए हैं कि उत्तर वही रहेगा। सेट नंबर 3 में आप जाकर देख सकते हैं, और अगर नहीं देखना है तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ यहीं पर। यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 6 का क है सेट नंबर 3 का। राउल्ट के नियम की परिभाषा की परिभाषा लिखिए। इस नियम के आधार पर विलेय के मोलर द्रव्यमान को परिकलित करने का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, व्यंजक प्राप्त इसमें भी करना उसमें भी करना था राउल्ट के नियम से। तो यहाँ पर राउल्ट के नियम क्या कहता है कि जो आपका पी नॉट माइनस पी एस अपन में पी नॉट बराबर किसके होता है, मूल प्रभाज के होता है। ठीक ना, राउल्ट का नियम किसके समानुपाती होता है, ये मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो मूल प्रभाज आपका एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन होता है। इधर देखते हैं हम लोग, तो इधर देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए माना विलेय का मोलर द्रव्यमान m1 और विलेय का जो द्रव्यमान है ये W1 है, तथा विलायक का द्रव्यमान कैपिटल W2 है, और विलायक का मोलर द्रव्यमान m2 है। ठीक है, विलेय का स्मॉल m है, विलेय का द्रव्यमान जो स्मॉल W स्मॉल मतलब स्मॉल W1 है, और कैपिटल W है, कैपिटल M है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो यहाँ पर देखिए जो स्मॉल n था, स्मॉल W और स्मॉल m बटे में स्मॉल W बटे में स्मॉल m है। ठीक है, ये भार बटे अणुभार होता है, और ये भी भार बटे अणुभार होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तनु विलयन के लिए n प्लस कैपिटल एन ये किसके बराबर हो जाता है, लगभग में कैपिटल एन के बराबर हो जाता है। तो कैपिटल एन यहाँ पर देखिए ले लिया गया है। तो यहाँ पर देखिए पी नॉट माइनस पी एस अपान में पी नॉट बराबर में एन अपान कैपिटल एन, और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, पी नॉट माइनस पी एस अपन में पी जीरो बराबर में स्मॉल W, और वही मान रख देना। यहाँ पर देखिए मान दोनों का रख दिए, तो मान दोनों का रख दिए। अब ये ऊपर मल्टीप्लाई करेगा या नीचे मल्टीप्लाई करेगा, देखिए स्मॉल W अपन में स्मॉल m, और यहाँ पर गुणे करेंगे m2 और W2। ठीक है ना, बटे में W2। तो यहाँ पर इसको बराबर लेकर आएंगे, इधर लेकर आएंगे, इसको इधर लेकर आएंगे, तो बात वही है, चेंज कर लीजिए सॉरी यहाँ पर देखिए आपका m1 और W2 और W1 और m2 हो जाएगा बराबर में P0 पी नॉट माइनस पी एस। समझ में आया ना यहाँ पर कैसे हुआ है यही सब चीज़ें उधर चली गई खांसी आ रही है। यहाँ पर देखिए जब ये m बराबर निकालेंगे m1 बराबर, तो ये m1 बराबर क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इधर ये दोनों इधर चले जाएंगे, ऊपर गुणा कर देंगे। देखिए W1 और इंटू में m2, और ये जो आपका ये W2 आपका नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर बटे में W2 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आपका इतना आ जाएगा। जो विलेय का मोल था, अरे विलेय का अणुभार जो आएगा आपका इतना फार्मूला बनेगा। ठीक ना, अब इसमें आपका विलायक का भार भी आ जाएगा, और विलायक का अणुभार का भी फार्मूला बन जाएगा। इसके बराबर चाहेंगे तभी बन जाएगा, इसके बराबर भी बन जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि एथेनॉल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि समझाइए। एथेनॉल के क्या करना है, निर्जलीकरण करना। ठीक है, निर्जलीकरण यानी कि उसमें से जल को निकालना है और उसी की क्रियाविधि को समझाना है। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, ये देखिए एथेनॉल होता है। ठीक ना, CH3CH2 और OH ये एथेनॉल है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, सांद्र H2SO4 और किसकी उपस्थिति है, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति है, और 443 केल्विन ताप है, टेम्परेचर। ठीक है, और यहाँ पर जब इसका से रिएक्ट कराया जाता है तो ये क्या बनता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी कि एथीन बनता है। क्या बनता है आपका, एथीन बनता है, प्लस में H2O ये डायरेक्ट रिएक्शन है। ठीक है, ये रिएक्शन है आपका, ये डायरेक्टली वाला रिएक्शन है, यानी कि यहाँ से इसकी उपस्थिति में क्रिया किया तो ये आपका डायरेक्ट एथीन और H2O बाहर। यहाँ पर निर्जलीकरण मतलब डायरेक्टली निर्जलीकरण है। उसके बाद क्रियाविधि को समझाना है, तो क्रियाविधि नीचे हम लिखे हैं। तो क्रियाविधि देखिए, क्रियाविधि में तीन स्टेप होते हैं। स्टेप वन में आपका एल्कोहल बनता है। स्टेप वन में क्या बनता है, एल्कोहल बनता है। स्टेप टू में कार्बोकैटायन देता है, और स्टेप थ्री में आपका क्या बनता है, एथीन, तब जाके ये वाला एथीन बनता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। अभी हम देखिए आपको समझाएंगे कि यहाँ पर देखिए CH3CH2 और ये OH है ना। O पर क्या होता है, दो लोन पेयर होता है। कितना लोन पेयर होता है, O पर दो लोन पेयर होता है। तो यहाँ पर एक लोन पेयर, यहाँ पर एक लोन पेयर। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम लोग ये जो एसिड है, एसिड की उपस्थिति में जब हम लोग क्रिया कराते हैं, एसिड का मतलब ही होता है H+। ठीक ना, H+ का मतलब है कि कोई एसिड यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर H+ है, एसिड है। ठीक है, H+ कहाँ अटैक करेगा,
ये लोन पेयर पर अटैक करेगा। जब इस पर अटैक करेगा तो यहाँ से हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, इस पर जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए CH3 CH2O है और ये हाइड्रोजन जुड़ा है और एक हाइड्रोजन था इस पर। जब ये ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाता है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए एक पॉजिटिव चार्ज आ गया है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। इसको लिखेंगे प्रोटीनीकृत एल्कोहल, ठीक ना। ये क्या है, प्रोटोनोकृत, ठीक ना। तो ये देखिए प्रोटॉन है, क्या है ये, प्रोटॉन। या पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, प्रोटॉन होता है, ठीक है। नेगेटिव चार्ज होता है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन। अब देखिए स्टेप 2 में चलते हैं। स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 आपका ये है कि जो आपका प्रोटोनोकृत एल्कोहल है उसको हम लोग क्या इसमें से H2O निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है ना। यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज को हम न्यूट्रल करेंगे। जब यहाँ से बांड उठाएगा तब ये न्यूट्रल होगा। तो यहाँ से बांड उठाया और ये H2O बन जाएगा। 2 H है और एक ऑक्सीजन, तो H2O बन गया। तो H2O बाहर निकल गया। अब उसके बाद देखिए जब ये बांड उठाया यहाँ से तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। कौन सा चार्ज आ जाएगा, ये आपका पॉजिटिव चार्ज। इसी को बोलेंगे कार्बोकैटायन। क्या बोलेंगे इसको, कार्बोकैटायन इसको बोलते हैं, ठीक ना। यहाँ तक बढ़िया समझ में है। यहाँ तक इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कार्बोकैटायन बोलेंगे। उसके बाद देखिए स्टेप 3 में कार्बोकैटायन को लेकर चलते हैं। जब देखिए ये कार्बोकैटायन आपका है, कार्बोकैटायन को अब देखिए क्या करेंगे, कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन में से एक हाइड्रोजन यहाँ से विस्थापित होगा, ठीक है। एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा तो यही वाला जो यहाँ का बांड होगा, जब जो हाइड्रोजन छोड़कर गया रहेगा यहाँ पर, वही वाला बांड यहाँ पर लगेगा तो ये न्यूट्रल होगा, ठीक ना। ये कार्बन क्या होगा, जो कार्बोकैटायन था ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पर CH2 हो जाएगा, यहाँ पर CH2 हो जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिन हो जाएगा। यही आपका था क्रियाविधि किसका, एथेनॉल का, ठीक ना। इथेनॉल का निर्जलीकरण भी हो गया और क्रियाविधि भी देख लिए, दोनों हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि फेलिंग विलियन तथा सिर्फ अभिकर्मक द्वारा एल्डिहाइड तथा कीटोन में भिन्नता स्पष्ट कीजिए। तो फेलिंग विलियन द्वारा देखिए यहाँ पर हम लिखे नहीं है फेलिंग विलियन, ये क्या है आपका फेलिंग विलियन है, ठीक है। पहला वाला फेलिंग विलियन थे, एल्डिहाइड को हम लोग कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है ये देखिए आपका एल्डिहाइड है RCHO। हम बताए थे आपको जहाँ पर भी CHO आता है वहाँ पर आपका एल्डिहाइड होता है, क्या होता है, एल्डिहाइड होता है। और यहाँ पर देखिए CuO अगर है, कार्बन ऑक्साइड है, तो ये क्या आपका फेलिंग विलियन कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों आपस में रिएक्ट होते हैं तो आपस में रिएक्ट होकर के क्या बनाते हैं, यहाँ पर देखिए दो CuO 2 अणु लिए गए हैं, ठीक है। फेलिंग विलियन के कितने अणु, 2 अणु। तो ये क्या बनेगा, Cu2O बन गया, Cu2O बना। और ये क्या, लाल अवक्षेप, कैसा पीपीटी बनेगा, लाल रेड पीपीटी बनेगा। और यहाँ पर RCOOH, ये किसका सिंबल होता है, ये एसिड का होता है। तो ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, ठीक ना। एल्डिहाइड से क्या बनेगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर कीटोन से जब हम लोग रिएक्ट करते हैं इसको, कीटोन से, तो RCOR, इसका क्या फार्मूला होता है, RCOR होता है। तो ये कीटोन है। अब फेलिंग विलियन CuO होता है। CuO जो फेलिंग विलियन होता है वो कीटोन के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता है, ठीक ना। तो यहाँ पर हम लिखे हैं नो रिएक्शन, यानी कि कोई क्रिया नहीं करेगा। जो फेलिंग विलियन होता है वो याद रखिएगा, फेलिंग विलियन कीटोन के साथ कभी भी अभिक्रिया नहीं करता है। यहाँ तक याद रखेंगे आप लोग। तो यहाँ पर देखिए दूसरा आपका है सिर्फ अभिकर्मक है, तो एल्डिहाइड सिर्फ अभिकर्मक के साथ। तो यहाँ पर देखिए भिन्नता को स्पष्ट करना है, ठीक ना। भिन्नता हम कैसे भी स्पष्ट करते हैं, यहाँ पर लिख कर भी स्पष्ट कर सकते हैं, ठीक ना। यहाँ पर फार्मूला से भी स्पष्ट कर सकते हैं, तो आपका जो मन करे वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एल्डिहाइड सिर्फ अभिकर्मक के साथ गुलाबी रंग उत्पन्न करते हैं, ठीक ना। जो एल्डिहाइड होते हैं वो सिर्फ अभिकर्मक के साथ क्या करते हैं, गुलाबी रंग उत्पन्न करते हैं। जबकि कीटोन में यह गुण नहीं पाया जाता, जो कीटोन होता है उसमें यह गुण नहीं पाया जाता कि वो किसी प्रकार का रंग उत्पन्न करे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर प्रश्न में ग था, प्रश्न नंबर 3 का ग था, ये आपका क्या हुआ, ये कंप्लीट हुआ, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन आपका पूछा है कि प्रश्न नंबर 3 का घ है, कार्बोहाइड्रेट को परिभाषित कीजिए तथा
ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में विभेद लिखिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कि अब देखिए कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। इसके लिए आप लोग मॉडल पेपर जाइए कि देखिए, और 2025 का प्रश्न नंबर 7 का ख देखिए। कौन सा प्रश्न नंबर 7 का ख देखिए, इसको हम अभी आपको दिखा देंगे। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मॉडल पेपर का ये प्रश्न नंबर 7 का ख है। तो यहाँ पर देखिए कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं, देखिए कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक ना, इसका सिंबल भी हम लिखे, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बना होता है जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक ना, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बना होता है। ठीक ना, यह एक जैव अणु है। क्या है यह? एक जैव अणु है जिसमें आमतौर पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन परमाणु का अनुपात जो होता है 2:1 होता है। कितना होता है? 2:1 होता है, जैसा कि पानी में होता है। जल आप देखिए ना, H2O होता है उसका सूत्र, उसी प्रकार से सूत्र बनता है, उसमें कार्बन भी लगा रहता है। तो इससे इसका सामान्य सूत्र देखिए, इसका सामान्य सूत्र CmH2O। देखिए यहाँ पर H2O लगा, यहाँ पर देखिए आपका कोष्टक के बाहर यन लगा। ठीक ना, यानी संख्या हो सकती है कुछ भी, और ये कार्बन की संख्या कुछ भी हो सकती है। ठीक ना, होता है जहाँ पर यम और यन भिन्न हो सकते हैं। ठीक ना, यम और यन क्या हो सकते हैं? भिन्न हो सकते हैं। तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट पूछा था, आपको हम बता दिए। अब आगे चलते हैं, देखिए नेक्स्ट है आपका, इसमें देखिए क्या पूछा है, ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में विभेद कीजिए, यानी कि अंतर बताना। तो यहाँ पर देखिए ग्लूकोज फ्रक्टोज हम लिख लिए हैं। ग्लूकोज क्या होता है? यह अंगूर की शर्करा के नाम से भी जाना जाता है। जो ग्लूकोज होता है यह अंगूर की शर्करा के नाम से भी जाना जाता है। फ्रक्टोज इसे फलों की चीनी के नाम से जाना जाता है। इसे फलों की चीनी के नाम से जाना जाता है। यह 6 सदस्यीय वलय है। यह क्या है? 6 सदस्यीय वलय है। और ये इसमें दूसरा है, यह 5 सदस्यीय वलय, इसमें 5 ही कार्बन क्या करते हैं? रिंग बनाते हैं। ठीक है, और इसमें 6 सदस्य 6 कार्बन क्या होते हैं? रिंग बनाते हैं। यह शरीर के लिए उपयुक्त ऊर्जा स्रोत है। यह शरीर के लिए क्या करता है? ऊर्जा उत्पन्न करता है। ठीक है, यह मस्तिष्क और मांसपेशियों के लिए उपयुक्त ऊर्जा स्रोत है। यह मस्तिष्क यानी कि दिमाग में और मांसपेशियों के लिए क्या करता है? ऊर्जा उत्पन्न करता है। यह कम वसा का उत्पादन करता है। ये वसा जो होते हैं, जो आपकी चर्बी होती है, उसका क्या करता है? कम उत्पादन करता है। यह अधिक वसा का उत्पादन करता है, यानी कि जो आपका फ्रक्टोज है वह ज़्यादा चर्बी का उत्पादन करता है, यानी कि वसा का उत्पादन करता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया ना। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है। तो प्रश्न नंबर 4 देखिए, मोलल उन्नयन स्थिरांक को परिभाषित कीजिए तथा 10.6 ग्राम यूरिया मोलर द्रव्यमान जिसका दिया है 60 ग्राम, ठीक है, के 100 ग्राम जल में बने जलीय विलयन की क्वथनांक की गणना कीजिए। जल का मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स तथा जल का क्वथनांक जो है 373.15 केल्विन है। ठीक ना, मोलल उन्नयन स्थिरांक पहले परिभाषित कर लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर विलायक के 1000 ग्राम में किसी विलेय पदार्थ के 1 मोल को घोलने में उसके क्वथनांक में होने वाली वृद्धि, यानी वृद्धि का है चाहे उन्नयन कहें, ठीक है, बात एक ही है, वृद्धि मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाती है। इसे हम लोग केबी से व्यक्त करते हैं। ठीक है, मोलल उन्नयन स्थिरांक को किससे व्यक्त करते हैं? केबी से व्यक्त करते हैं। विलायक के 1000 ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ के 1 मोल को घोलने में उसके क्वथनांक पर होने वाली वृद्धि को हम लोग मोलल उन्नयन स्थिरांक करते हैं। इसे केबी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो आपका ये क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन में हम लोग देखिए क्या क्या दिया। अभी हम लोग अंशाल में देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। तो प्रश्न नंबर 4, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम क्वेश्चन लिखे हैं। यहाँ पर देखिए मोलल उन्नयन स्थिरांक को परिभाषित कीजिए। 0.6 है, ठीक ना, 0.6 है वो 60 0.6 ग्राम यूरिया मोलर द्रव्यमान जिसका दिया है 60 है। और यहाँ पर देखिए डेल्टा टीबी ये फार्मूला होता है आपका। देखिए डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू यम होता है। क्या होता है? केबी इंटू यम। यम क्या आपके मोललता है। मोललता क्या होती है आपकी? यम स्मॉल डब्लू बटे में कैपिटल डब्लू गुणे में ये द्रव्यमान है गुणे में 1000, इसके ऊपर गुणे में 1000 लगाते हैं। ठीक है, अब देखिए फार्मूला बनता है आपका। देखिए ये डेल्टा टीबी बराबर हम जाने कि केबी बराबर निकालना। ठीक है, तो केबी बराबर नहीं निकालना, इस पर डेल्टा टीबी बराबर निकालना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर कहा है कि जलीय विलयन के क्वथनांक की गणना कीजिए। जल का मोलल उन्नयन स्थिरांक कितना दिया था? जल का क्वथनांक, तो जलीय विलयन के क्वथनांक का क्या करना है? गणना करना है। तो यहाँ पर देखिए डेल्टा टीबी बराबर आपका जो फार्मूला यहाँ पर लगा, ये फार्मूला रख देना है। इसी फार्मूले पर सबका मान रखना है। तो यहाँ पर दिया क्या है देखिए,
के बी बराबर कितना दिया यहाँ पर देखिए आपका देखिए के बी बराबर दिया 0.52 यहाँ पर ये के बी बराबर है उन्नयन स्थिरांक दिया मोलर उन्नयन स्थिरांक यही के बी बराबर होता है। अभी हम बताएं आपको। और ये देखिए आपका जो स्मॉल डब्लू का मान दिया है जो सबसे कम मान रहेगा ग्राम में वो स्मॉल डब्लू का मान 0.6 ग्राम ही स्मॉल डब्लू का मान है। मोलर द्रव्यमान यम का मान दिया है 60 ठीक ना 100 ग्राम कैपिटल डब्लू का मान दिया है। सब मान को क्या करना है रख लेना है। तो यहाँ पर देखिए हम मान को रख देंगे यहाँ पर मान रखेंगे देखिए के बी का मान रखें 0.52 गुणे में ये स्मॉल डब्लू का मान 0.6 गुणे 1000 और बटे में 100 जो आपका है डब्लू का मान है कैपिटल और ये 60 एम का मान है ठीक है। सबका मान रखें। सबका मान रखने के बाद देखिए यहाँ पर देखिए दशमलव से दशमलव कटा है 3 जीरो से ठीक है। 1 जीरो से 1 दशमलव 2 जीरो से ये 2 अंक पर दशमलव था ये दशमलव कट गए सब के सब। अब देखिए यहाँ पर बचा 52 गुणे 6 बटे में 100 बटे में 60 ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या 6 से 6 कट गया 0 बचा तो 0 इसमें मल्टीप्लाई कर लिया तो 1000 हो गया। 1000 हो गया। अब 1000 से इसमें भाग करेंगे तो अभी कितना आएगा आपका देखिए डेल्टा टी बी बराबर कितना आ जाएगा 0.052 आ जाएगा। तो ये अभी आपका आंसर नहीं है। आंसर आपका पूछा क्या है देखिए पूछा है आपका कि जल में बने जलीय विलयन के क्वथनांक की गणना करना है ठीक ना। और जल का मोलर स्थिरांक भी इतना दिया। अब यहाँ पर क्वथनांक का मान भी इतना दिया है। जल का क्वथनांक दिया इतना। अब देखिए यहाँ पर फार्मूला अब हम आपको बताएंगे। यहाँ पर विलयन का क्वथनांक बराबर होता है विलेय का क्वथनांक प्लस विलायक का क्वथनांक ठीक ना। इसको विलेय बना लें विलेय का क्वथनांक प्लस विलायक का क्वथनांक। अब देखिए यहाँ पर विलयन का क्वथनांक निकालना है तो यहाँ पर विलेय का क्वथनांक जितना दिया है देखिए यहाँ पर कितना दिया है। यहाँ पर देखिए जल का क्वथनांक यानी कि ये विलायक का क्वथनांक है। किसका क्वथनांक है ये विलायक का। जल क्या है इसमें विलायक है। जल का क्वथनांक दिया है यानी विलायक का क्वथनांक दिया है। तो विलायक का क्वथनांक 373.15। विलेय का क्वथनांक अभी हम निकाले 0.052। तो यहाँ पर दोनों को क्या करेंगे ऐड कर देंगे ठीक ना। विलेयन का क्वथनांक निकल जाएगा। दोनों को जब जोड़ेंगे 373.202 केल्विन आएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा एकदम राइट वाला आंसर सही जवाब हो जाएगा ठीक है। प्रश्न नंबर 2 यानी ख पर चलते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 4 के ख पर। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 4 के ख पर क्या है कह रहा है कि वैद्युत रासायनिक सेल तथा वैद्युत अपघटनी सेल के बीच अंतर को स्पष्ट कीजिए। कोलराउस नियम का उल्लेख कीजिए तथा इसके अनुप्रयोग को लिखिए ठीक ना। वैद्युत रासायनिक सेल तथा वैद्युत अपघटनी सेल के बीच अंतर। तो यहाँ पर अंतर देख लेते हैं। वैद्युत रासायनिक सेल ये देखिए यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है ठीक ना। जो आपका वैद्युत रासायनिक सेल होता है क्या करता है यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और वैद्युत अपघटनी सेल जो है यह विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है ठीक है। यह विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में ठीक एकदम विपरीत है। ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत में ये विद्युत ऊर्जा को रासायनिक में। इसमें देखिए दूसरा पॉइंट है कि इसमें दो अलग अलग विलयनों में दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं जिन्हें हम लोग लवण या सेतु द्वारा जोड़ा जाता है ठीक ना। जिन्हें लवण सेतु द्वारा जोड़ा जाता है। और इसमें देखिए इसमें दोनों इलेक्ट्रोड को एक ही विलयन में डुबोया जाता है तथा 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 लवण सेतु की आवश्यकता नहीं होती। इसमें क्या होती है इसमें सेतु यानी कि जो बधा होता है पुल टाइप ऐसे बधा होता है ठीक है। आप लोग फिगर देखे होंगे। तो उसमें देखिए लवण सेतु द्वारा इसमें आवश्यकता नहीं होती है इसमें आवश्यकता होती है। और तीसरा है इसमें सेल में होने वाली रिडॉक्स अभिक्रिया स्वतः होती है। जो आपका वैद्युत रासायनिक सेल है इसमें क्या सेल में होने वाली रिडॉक्स अभिक्रिया जो होती है इसमें स्वतः होती है। इसमें सेल में होने वाली रिडॉक्स अभिक्रिया अस्वतः होती है। क्या होती है इसमें अस्वतः होती है ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग समझ लिए। अब हम लोग आगे चलेंगे ठीक है। इसमें क्या पूछा है इसमें देखिए आगे पूछा है देखिए वैद्युत रासायनिक सेल तथा वैद्युत अपघटनी सेल में अंतर हो गया ना। कोलराउस नियम का उल्लेख कीजिए तथा इसके अनुप्रयोग को लिखिए। तो यहाँ पर देखिए कोलराउस का नियम ये पहले भी कोलराउस का नियम आ चुका है लेकिन हम इसको एक बार फिर से लिख लिए। तो यहाँ पर देखिए अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है ठीक है। देखिए इसको समझिएगा। अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। तो यहाँ पर देखिए ये है अनंत तनुता इसका ठीक है। अनंत तनुता पर मोलर चालकता ये आपकी क्या है मोलर चालकता है ठीक ना। ये लैम्डा यम आपको दर्शा रहा है ये मोलर चालकता है और ये अनंत है ये लैम्डा मोलर चालकता है ठीक है। इसके धनायन ये देखिए धनायन है और ये देखिए आपका ऋणायन है ठीक है। ये क्या है आपका धनायन है और ये ऋणायन है।
अब देखिए मोलर चालकताओं के योग के बराबर, इसके मोलर चालकताओं की क्या होती है, योग के बराबर होती है लैम्डा एम इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट लैम्डा, लैम्डा इसको बोलेंगे लैम्बडा, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे लैम्बडा बोलेंगे, और इसको लैम्डा बोलते हैं, इसको लैम्बडा बोलते हैं, इसको लैम्डा बोलते हैं, ठीक है। लैम्डा इनफाइनाइट यम एन ए सी एल, और लैम्डा इनफाइनाइट यम एन ए प्लस है, और ये सी एल माइनस है, ठीक है। तो इन दोनों के योग के बराबर होती है आपकी मोलर चालकता, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया ना अनंत तनुता पर, अनंत तनुता यही है, ठीक है। अनुप्रयोग, अनुप्रयोग अब हम लोग देखते हैं अनुप्रयोग जो वियोजन की कोटि के लिए जो अनुप्रयोग किया जाता है उसका हम लोग देखते हैं। किसी सांद्रता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता तथा अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की मोलरता के अनुपात को वियोजन की कोटि कहती हैं। इतना ही लिखेंगे ना तब भी आपका बहुत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए लैम्बडा, इसको बोलेंगे अल्फा, ठीक है ना। अल्फा इक्वल टू, अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा लैम्डा सी एम, और ये लैम्डा इनफाइनाइट एम, ठीक है। तो ये फार्मूला है, इसको लिख लीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन प्रश्न नंबर 4 का ग है, ठीक है। अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि को परिभाषित कीजिए। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की समाकलित वेग समीकरण व्युत्पन्न कीजिए, ठीक है। तो अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि के लिए आप लोग कौन सा देखेंगे, सेट नंबर 2 देखेंगे, 347 जी ए का प्रश्न नंबर 4 ख देखिए, ठीक ना, 4 का ख। अभी हम इसको दिखा दे रहे हैं। तो ये रहा आपकी अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की आणविकता में अंतर। देखिए अभिक्रिया कोटि इसे प्रयोगों द्वारा ज्ञात किया जाता है। इसको जो अभिक्रिया कोटि है इसे हम लोग किससे ज्ञात करते हैं, प्रयोगों द्वारा ज्ञात किया जाता है। और अभिक्रिया की आणविकता देखिए इसे क्रिया विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है, ठीक ना, इसे किसे क्रिया विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है। दूसरा है किसी अभिक्रिया की कोटि शून्य, पूर्णांक, धनात्मक, ऋणात्मक तथा भिन्नात्मक भी हो सकती है। और देखिए आणविकता शून्य, ऋणात्मक तथा भिन्नात्मक नहीं होती है। उसके बाद तीसरी पॉइंट है कोटि सरल व जटिल दोनों प्रकार की अभिक्रिया का ज्ञात किया जा सकता है, ठीक ना, कि अभिक्रिया का ज्ञात किया जा सकता है। उसके बाद देखिए आणविकता केवल सरल तथा प्रारंभिक अभिक्रिया का ज्ञात किया जा सकता है। जो आणविकता से क्या किया जाता है, केवल सरल तथा प्रारंभिक अभिक्रिया का ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए कोटि में यह एक प्रायोगिक मान होता है। जो आपकी कोटि होती है एक प्रायोगिक मान होती है, यह एक सैद्धांतिक मान होता है, ठीक ना। जो आणविकता होती है क्या होती है, एक सैद्धांतिक मान होता है। चौथा पॉइंट है यह एक प्रायोगिक मान होता है। इस ये तो हो चुका। प्रश्न नंबर पॉइंट नंबर 5 है कि कोटि अभिक्रिया के वेग तथा अभिकारक अणुओं सांद्रता के बीच संबंध बताता है। और ये देखिए अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को बताता है। जो आपकी आणविकता होती है अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को ये बताता है। तो ये आपका अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की आणविकता में अंतर था, हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं, इसमें और पूछा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए इस स्थिरांक की समाकलित वेग समीकरण व्युत्पन्न कीजिए। तो यहाँ देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक माना कोई अभिकारक ए उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए ए है, ये क्या कर रहा है, ये एक उत्पाद में बन रहा है, किसके टेम्परेचर केल्विन के, ये के एक आपका मान लीजिए नियतांक है, ठीक है। यहाँ पर उत्पाद बन रहा है, ए क्या बन रहा है, एक उत्पाद में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद तब किसी समय टी पर क्रिया की दर, तब उस पर क्या हो जाएगा, क्रिया की दर किस समय में, टी की। तो यहाँ पर देखिए टी पर क्रिया की दर तो क्या हो जाएगा, ये आपका जब इसको हम लोग अवकलन करेंगे डी, ये क्या हो जाएगा डी ए अपान में डी टी, डी ए कोष्टक में डी ए अपान में डी टी, और ये प्रपोर्शनल यानी कि समानुपाती। तो ये किसके है, ए के अनुपाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जब ये मार्क हटेगा, यानी कि ये जो प्रपोर्शनल का चिन्ह है ये हटेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका के आ जाएगा, ठीक ना। क्या एक नियतांक होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डी ए कोष्टक में ये डी ए अपान में डी टी इक्वल टू के, और ये कोष्टक में ए हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। ये देखिए यदि ए मोलर सांद्रण ए है, जो कैपिटल ए है इसका मोलर सांद्रण क्या स्मॉल ए हो जाता है, तब किसी समय टी पर इसका सांद्रण ए माइनस एक्स होगा, ठीक ना। क्या होगा, ए माइनस एक्स होगा। यक्स ए क्या है,
आपका जो ये 100 मानते हैं वो होता है, एक्स जो होता है आपकी प्रतिशतता होती है, जो प्रथम कोटि की प्रतिशत में मान आता है ना, 20% है, 80% है, 50% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, ऐसे होता है, वो एक्स होता है। ठीक है, मोलर सांद्रण शेष रह गया हो तो अब आपका कैसे बनेगा, देखिए डी एक्स अपन डी टी इक्वल टू के, और ये ए के जगह पर आपका ए माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक ना, जो ए आया था ये वाला, इसके जगह पर ए माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब हम लोग इसको इधर उधर करेंगे तो देखिए ये डी टी है इधर चला जाएगा और ये वाला इधर आ जाएगा, तो ये देखिए 1/dx डी ए माइनस एक्स हो जाएगा, और ये डी एक्स इधर है, डी एक्स इधर यहीं पर लिखा हुआ है, बराबर में के है और डी टी को इधर कर दिए तो के डी टी हो जाएगा दोनों पक्षों में समाकलन करने पर। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों में समाकलन करेंगे, तो यहाँ पर देखिए समाकलन का चिन्ह लगा है, 1/a माइनस एक्स डी एक्स, और के बाहर है क्योंकि ये क्या है, एक कांस्टेंट है, तो यहाँ पर समाकलन का चिन्ह डी टी है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर जब ये ऊपर जाता है तो माइनस में होता है, क्योंकि जब समाकलन हम करते हैं 1/a माइनस यक्स का समाकलन करते हैं तो कितना आता है, माइनस में log a माइनस यक्स आता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, इसका समाकलन करेंगे तो इतना आता है। तो यहाँ पर देखिए डी टी का समाकलन क्या आता है, टी आता है, तो के टी हो गया। ठीक ना, टी आता है, जैसे डी एक्स का समाकलन करेंगे तो यक्स आएगा, और डी टी का समाकलन करेंगे तो टी आएगा, तो के और टी हो जाएगा, के टी प्लस में सी क्या है, ये कांस्टेंट होता है। ठीक ना, प्लस में सी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और ये समीकरण नंबर 1 हो गया, जहाँ सी समाकलन नियतांक है। कांस्टेंट का मतलब वही है नियतांक। ठीक है, जहाँ पर सी क्या है, एक समाकलन नियतांक है। यदि टी बराबर 0 तब ए माइनस यक्स बराबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर ए माइनस यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पर जब हम टी बराबर 0 ले लेंगे, टी बराबर 0 जब लेंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस एक्स क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब माइनस लॉग ए था, समीकरण एक यही था ना, माइनस लॉग ए माइनस एक्स, और ये के टी प्लस में सी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ए है, और यहाँ पर जो हम लोग ए माइनस एक्स की जगह पर ए रखे हैं, तो यहाँ पर ए आएगा इसकी जगह पर, बराबर में के, और यहाँ पर टी की जगह पर 0 रखेंगे, यहाँ पर देखिए टी बराबर 0, तो के इंटू 0 प्लस में सी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये पार्ट 0 हो जाएगा, ये सी बचेगा, तो सी को इधर कर लीजिए, इसको इधर कर लीजिए, तो सी बराबर क्या आ जाएगा, माइनस लॉग ए बचेगा, माइनस लॉग ए बचेगा। ठीक है, सी का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 में रखेंगे इसका मान, सी का मान इस समीकरण 1 में इसी में रखेंगे। ठीक है, तो सी का मान जब समीकरण 1 में रखेंगे तो माइनस लॉग ए माइनस एक्स बराबर में के टी माइनस क्या हो जाएगा, लॉग ई के पावर ए, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं इसको। ठीक है, ई के पावर, यहाँ पर बेस में ई लगा सकते हैं, ए लिख सकते हैं। ठीक है, बेस में ई ए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए इसको हम लोग इधर लेकर चलेंगे, नहीं तो इसको इधर लेकर आइए, तो इसको इधर लेकर आएंगे, तो यहाँ पर लॉग ई ए माइनस लॉग ई ए, ये बेस में लिख सकते हैं, तो यहाँ पर माइनस ए माइनस यक्स, ठीक ना, बराबर में के टी है। अब देखिए ये जब होता है इस प्रकार से, लॉग यम माइनस लॉग यन, तो माइनस देखिए लॉग ए है, लॉग ए माइनस यक्स है, तो इसको लॉग यम मानिए, लॉग यन मानिए, तो ये फार्मूला बनता है लॉग यम बटे यन, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग ये लॉग हो जाएगा, लॉग बेस ई, और ए बटे में ए माइनस यक्स हो जाएगा, तो यहाँ पर ए बटे में ए माइनस यक्स हो गया, बराबर में के टी है तो के टी रहेगा। ठीक है, अब के टी इधर लेकर जाइए, इसको इधर लेकर आइए, तो यहाँ पर देखिए लॉग ई ए अपन ए माइनस एक्स वही है। ठीक है, बस इधर उधर चेंज हुआ है। उसके बाद देखिए के बराबर जब निकालेंगे तो टी इधर गुणा कर रहा है तो इधर भाग करेगा, तो 1/टी हो जाएगा, लॉग ई ए अपन में ए माइनस यक्स हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, ई को 10 में बदलने पर, जब ई है, ई को हम लोग जब 10 में बदलेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2.303 आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये लॉग ई था, लॉग बेस 10 हो जाएगा। ठीक ना, तो यहाँ पर चेंज हो गया, लॉग ई किस में चेंज हो गया, 10 में चेंज हो गया, तो यहाँ पर मान किसका रखेगा, 2.303 रखेंगे, तो ये आपका क्या बन जाएगा, फार्मूला आपका तैयार। इसकी इकाई जो होती है सेकेंड इनवर्स होती है, इसकी इकाई क्या होती है, सेकेंड इनवर्स होती है। अब देखिए हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 4 का घ। प्रश्न नंबर 4 का घ देखिए क्या है, पहला पूछा है एल यू ओ एच का 3 है। ठीक ना, एल यू ओ एच का 3 है की अपेक्षा एल ए ओ एच का 3 अधिक क्षारी क्यों होता है। ठीक ना, तो ये अधिक क्षारी क्यों है, अभी इसको हम लोग देखते हैं। एल यू ओ एच 3 की अपेक्षा एल ए ओ एच 3 ज़्यादा क्षारी होता है क्योंकि लैंथेनाइड जो आपका एल ए है, लैंथेनाइड आकुंचन के कारण अपने वाले कारण पहले वाले अर्थात यल यू की तुलना में ज़्यादा ससंयोजी लक्षण वाला होता है। इसमें ओ एच आयन की
मुक्ति होती है, ठीक ना। और LuOH3 ज़्यादा कठिन है तथा LaOH का थ्रायस की अपेक्षा कम क्षारीय है, ठीक है। तो ये बात आप लोग समझ लीजिएगा, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा फिर से, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए दूसरी पॉइंट इसमें पूछा है प्रश्न नंबर घ में, दूसरा है संक्रमण तत्वों के अनुचुंबकीय लक्षण तथा रंगीन आयनों के बनने पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अनुचुंबकीय लक्षण देखिए, ज्यादातर संक्रमण तत्वों में अनुचुंबकीय गुण होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनमें डी उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसी आयन की अनुचुंबकीय प्रकृति उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉनों की प्रकृति पर निर्भर करती है। अगर किसी आयन में कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वह अनुचुंबकीय होगा, ठीक है। बात समझ में आई। जैसे आप लोग ऐसे खाना बना बना कर भरते हैं ना, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे, दो इलेक्ट्रॉन भरते हैं ना, अगर वह उसमें एक कोई सिंगल रह जाता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुचुंबकीय बोलते हैं, अनुचुंबकीय गुण हो जाता है। उसके बाद देखिए रंगीन आयनों का निर्माण। यहाँ पर देखिए रंगीन आयनों का निर्माण है जब किसी नमूने पर दृश्यमान रोशनी डाली जाती है तो इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा से ज़्यादा ऊर्जा की तरफ बढ़ते हैं। इस वजह से तरंगदैर्घ्य या रंग के प्रकाश का अवशोषण होता है। इसके बाद रोशनी का बाकी हिस्सा आसानी से आगे बढ़ जाता है, ठीक ना। आखिर में देखिए संचरित प्रकाश का पूरक रंग अवशोषित हो जाता है। इसी प्रक्रिया को रंगीन आयनों का निर्माण होता है, ठीक ना। इसी प्रक्रिया से रंगीन आयनों का क्या होता है, निर्माण होता है। तो ये आपका रंगीन आयनों का निर्माण कैसे होता है ये भी हम बता दिए, और अनुचुंबकीय लक्षण कैसे प्रदर्शित होता है ये भी हम बता दिए। तो आप लोग स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 हम लोग यहाँ पर लिख लिए हैं और आप लोग को दिख रहा होगा जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है। पहला एक का पहला है ईंधन सेल क्या होते हैं, ठीक ना। ईंधन सेल क्या होती है इसके बारे में लिखना है। साधारण सेल की तुलना में H2O2 जो ईंधन सेल के दो लाभों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए हम लोग कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखिए हम लोग ईंधन सेल, पहले हेडिंग लगाना है, लिखना ऐसे गैल्वेनिक सेल जो ईंधन के दहन पर मुक्त होने वाली ऊर्जा का प्रयोग विद्युत ऊर्जा के स्रोत के रूप में करते हैं, ईंधन सेल कहलाते हैं, ठीक है। पहले पूछा था ईंधन सेल क्या होता है, तो इसको क्या लिखेंगे, ऐसे गैल्वेनिक सेल जो ईंधन के दहन दहन पर मुक्त होने वाली ऊर्जा का प्रयोग विद्युत ऊर्जा के स्रोत के रूप में करते हैं, ईंधन सेल कहलाते हैं। थोड़ा सा हमें खांसी जुकाम हुआ है तो इस वजह से बीच में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है वीडियो में, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए H2O2 ईंधन सेल के दो लाभ, यहाँ दो लाभ भी पूछा है। तो देखिए दो लाभ क्या है, निरंतर बिजली उत्पादन, ये पहला लाभ निरंतर बिजली उत्पादन का, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन कोशिकाओं का एक महत्वपूर्ण लाभ यह है कि जब तक ईंधन हाइड्रोजन और ऑक्सीडेंट O2 की आपूर्ति होती है तब तक वे लगातार बिजली उत्पादन करते हैं, ठीक ना। तब तक क्या करते हैं वे लोग, बिजली उत्पादन करते हैं, क्षमता करने की क्षमता रखते हैं। वे बिना रिचार्ज किए, ठीक ना, यानी कि दोबारा से चार्ज किए रिचार्ज की आवश्यकता के लंबे समय तक काम कर सकते हैं। यानी कि जो ये H2O2 वाले ईंधन सेल होते हैं ये क्या होते हैं, बिना रिचार्ज किए, यानी कि दोबारा से बिना चार्ज किए, ठीक ना, वो क्या करते हैं, लंबे समय तक काम चला सकते हैं, ठीक ना। इनको आवश्यकता नहीं होती है रिचार्ज की। अब देखिए आपका दूसरा इसमें लाभ है पर्यावरण अनुकूलता, ठीक ना। पर्यावरण अनुकूलता में क्या है कि यह एक और लाभ यह है, इसमें एक और लाभ देखिए क्या है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल प्रदूषण का कारण नहीं बनते। जो आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ईंधन होता है ये इसमें प्रदूषण नहीं होता है, ठीक है। ईंधन सेल प्रदूषण का कारण नहीं बनते हैं। इन ईंधन कोशिकाओं में प्रतिक्रिया के उपोत्पाद पानी और गर्मी है, ठीक है, जो इन्हें पर्यावरण के अनुकूल बनाते हैं, जो इन्हें क्या करते हैं, पर्यावरण के अनुकूल बनाते हैं। इसके विपरीत साधारण सेल हानिकारक उत्सर्जन या अपशिष्ट उत्पाद उत्पन्न कर
सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। ये आपका प्रश्न नंबर 5 का क का पहला वाला का क्वेश्चन का आंसर था। तो यहाँ पर देखिए सेकेंड क्वेश्चन इसमें पूछा है कि निम्नलिखित सेल के विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। विद्युत वाहक बल का इसमें गणना करना है। देखिए मैग्नीशियम ये यहाँ पर सॉलिड है, जब ये सॉलिड रहेगा तो इस पर चार्ज कोई नहीं रहेगा, और यहाँ पर जब चार्ज हो जाएगा तो ये एक्वस के रूप में आ जाएगा, AQ जिसे कहते हैं। ठीक है, एक्वस यानी कि जली विलयन के रूप में। तो ये Mg2+ है, इसकी मोलर है 0.1 मोलर है, और Cu2+ ये एक्वस के रूप में है, इसका मोलर देखिए 0.001 है। ठीक है, और ये Cu जो है सॉलिड है। दिया है कि E0 Cu2+ से ये Cu की इसका मान दिया है +0.34 वोल्ट है। ठीक है, और इसका E0 देखिए Mg2+ Mg का मान दिया है -2.37 वोल्ट। आगे चलते हैं, देखिए नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पर देखिए हम लोग लिख लिए दिया है, क्या दिया है, देखिए दिया है आपका E0 इतना बराबर का प्लस में दिया है 0.34 वोल्ट। और देखिए इसका जो अगर हम लोग सेल अभिक्रिया लिखा जाए, अर्ध अभिक्रिया जो होती है इसकी सेल रिएक्शन, तो इसको देखिए ऐसे लिखेंगे Cu2+ लिखेंगे, और ये Cu जो है इधर आ रहा है। ठीक है, यानी कि ये +2 से क्या हो रहा है, ये Cu हो जा रहा है। ठीक ना, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है। ये इलेक्ट्रॉन दिया था, फिर ये इलेक्ट्रॉन किसी से लेकर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जुड़ा है, तब ये क्या हुआ है, Cu न्यूट्रल हो गया। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम लोग अपचयन। अपचयन जिसका होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैथोड। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, कैथोड बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर उसी तरह यहाँ पर होता है E0 Mg है, Mg+2 है, तो Mg सही है, Mg+2 हो रहा है। इसके दाहिनी तरफ इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है तो इसका ऑक्सीकरण होगा। ठीक ना, और जिसका ऑक्सीकरण होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं। देखिए जिसके बाएं तरफ इलेक्ट्रॉन जुड़ा है उसका अपचयन, उसको क्या बोलते हैं, अपचयन बोलेंगे, और जिसके दाहिनी तरफ इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा उसको हम लोग ऑक्सीकरण बोलेंगे, और जिसका अपचयन होगा उसको कैथोड बोलेंगे, और जिसका ऑक्सीकरण होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनोड बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए एक फार्मूला होता है E0 सेल बराबर E0 कैथोड -E0 एनोड। यही फार्मूला हम लोग को रखना है। E0 कैथोड का मान दिया है, यहाँ पर देखिए ये वाला जो मान है ना, ये क्या था, कैथोड वाला है, तो ये कैथोड का मान हो गया। ठीक है, E0 कैथोड का मान हो गया, और वो वाला जो मान था वो वाला ये वाला देखिए मान जो दिया है E0 एनोड का दिया है। तो यहाँ पर देखिए मान रखना है, कुछ नहीं करना है। E0 कैथोड का मान रखेंगे तो प्लस में 0.34 है, और माइनस ये बीच में सूत्र में माइनस है, और ये माइनस आपके मान में है। ठीक है, तो यहाँ पर मान जो दिया है माइनस में मान दिया है, देख लीजिए, तो यहाँ पर -2.37 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे हम लोग -2.37, तो यहाँ पर ऐसे रखेंगे, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस में 0.34 प्लस 2.37 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 7 और 4 जोड़ेंगे तो 11 के 1 होगा, और बचेगा 1, और 3 6 होता है, और एक हासिल बचा था तो ये 7 हो जाएगा, और ये 2 बचा तो 2 यहाँ पर लिख देंगे। तो E0 सेल का मान कितना आ जाएगा आपका, प्लस में 2.71 वोल्ट आ जाएगा। ठीक ना, तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब देखिए हम लोग इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 5 का ख है, किसी अभिक्रिया के वेग पर ताप का क्या प्रभाव होता है। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण होती है। अभिक्रिया के 80% पूर्ण होने में लगने वाले समय की गणना कीजिए। दिया है आपका log 2 का मान दिया है 0.03010 तथा log 8 का मान दिया है 0.90 और 31। ताप बढ़ने पर देखिए यहाँ पर देखिए किसी अभिक्रिया के वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर हम लिखे हैं ताप बढ़ाने पर प्रभाव जो होता है अभिक्रिया पर क्या क्या होता है। यहाँ पर देखिए पहले पॉइंट है, तापमान बढ़ने पर अभिकारकों के बीच अभिक्रिया तेजी से होती है। ठीक ना, जितना आप ताप बढ़ाएंगे, तापमान जितना बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो रिएक्शन उतना ही तेज होगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा है, आमतौर पर तापमान में 10 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी पर अभिक्रिया का वेग 2 गुना हो जाता है। देखिए अगर 10 टेम्परेचर अगर 10 अंश बढ़ा रहे हैं तो जो अभिक्रिया का वेग होगा उस अभिक्रिया का वेग कितना हो जाएगा, जितना था उससे क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। ठीक ना, जैसे अगर मान लीजिए आप बैठे हैं एकदम आराम से। ठीक है, आप बैठे हैं, आपके पिछवाड़े में आग लगा दिया जाए, अगर मान लीजिए 10 ही टेम्परेचर का लगा दिया जाए तो आप क्या करेंगे, कूदने लगेंगे। ठीक ना, तो उसी तरीके से क्या है, यहाँ पर जब अभिक्रिया में हम लोग 10 अंश टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, 2 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, अभिक्रिया रिएक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब देखिए तीसरी पॉइंट है, तापमान बढ़ने पर स्थिरांक का मान भी बढ़ जाता है। जो आपका तापमान होता है इसको अगर हम लोग बढ़ा रहे हैं तो स्थिरांक का मान जो होगा
के होगा या फिर जो भी इसका स्थिरांक माना जाता है उसका मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, चौथी पॉइंट है तापमान बढ़ने से अभिकारक अणुओं के बीच प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। यानी कि अगर मान लीजिए आप लोग चार दोस्त हैं, ठीक है, चार दोस्त हैं, आज चारों दोस्त के पिछवाड़े में आग लग जाए तो क्या करोगे, वो उसका बुझाएगा, वो उसका बुझाएगा, वो उसका बुझाएगा, मतलब दौड़ने लगेंगे सभी लोग, तो क्या हो जाएगा, कोलिजन यानी कि टक्कर बहुत ज्यादा होने लगे। ठीक है, तो वही कह रहा है कि तापमान बढ़ने पर अभिकारक अणुओं के बीच प्रभावी टक्करों की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए तापमान बढ़ने से अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक बढ़ता है, दोनों बढ़ जाता है। देखिए अभिक्रिया की जो दर है, जो रेट होता है वो भी बढ़ जाएगा और स्थिरांक वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये ताप बढ़ाने पर जो प्रभाव था ये आप लोग देख लिए। अब हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं, जो क्वेश्चन इसमें दिया है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया है फार्मूला लगेगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया का, जो होता है के इक्वल टू 2.303 बटे में टी log ए अपान में ए माइनस एक्स। ठीक ना, ये आपको पता होगा सूत्र, ये फार्मूला आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए, ये फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक ना, जब भी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए कोई सवाल आएगा तो यही फार्मूला यूज करेंगे वहां पर। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, के इक्वल टू 2.3 अरे 2.303 लिख लीजिए, ऐसे बोलते हैं, बटे में 10, ये 10 मिनट में दिया था तो मिनट का जो मान दिया था 10 यहाँ पर हम लोग रख दिए। ठीक है, यहाँ पर लाख दिया है, यहाँ पर दिया है आपका परसेंट में दिया है तो यहाँ पर 100 मानते हैं, 20% के लिए निकालना है तो 100 माइनस 20 करेंगे, ए का मान क्या रखेंगे, यहाँ पर 100 रखेंगे, तो यहाँ पर 100 बटे में 100 माइनस 20 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए घटेगा तो ये 100 और 100 रहेगा ऊपर, यहाँ पर घटेगा तो ये 80 बचेगा, 0 से 0 कटेगा तो 10/8 बचेगा। 10/8 है तो यहाँ पर एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है देखिए, log m माइनस log n बराबर आप लोग लिख सकते हैं log m बटे n, तो ये log m बटे n है, log m बटे n को log m माइनस n के रूप में लिखेंगे तो log 10 माइनस log 8 हो जाएगा। ठीक है, तो log 10 माइनस log 8 हो गया। अब यहाँ पर log 10 का मान रखेंगे log 10 का मान कितना आता है, log 10 का मान 1 होता है। ठीक है, log 10 का मान 1 होता है और log 8 का मान जो आपका दिया था 0.9031 है, तो यहाँ पर इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा आपका 2.303 बटे में 10 और गुणे में 0.0969, ये समीकरण नंबर आपका 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलेंगे यहाँ से दूसरे के लिए, क्योंकि जो एक 80% पूर्ण होने के लिए पूछा है कितना समय लगेगा, तो टी बराबर हम लोग निकालेंगे ही। तो यहाँ पर देखिए उसके लिए हम लोग चलेंगे तो यहाँ पर भी 100 मानेंगे, यहाँ पर भी 100 मानेंगे, यहाँ पर जो 80% पूछा है वो 80% यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर 80%, अरे आपको भी अरे हम दिखा दे रहे हैं बेटा, क्या तुम लोग भी ना यहाँ पर देखो भाई, साला सवाल कहाँ गया, ये देखो सवाल है, ये देखो, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण होती है, अभिक्रिया के 80% पूर्ण होने में लगने वाले समय की गणना कीजिए। तो यहाँ पर देखिए जब 80% के लिए निकालेंगे तो हम लोग ये 80 यहाँ पर रखेंगे, 100 अगर परसेंटेज दिया है तब हम लोग यहाँ पर 100 रखते हैं। ठीक है, जब परसेंटेज नहीं दिया रहता है तो यहाँ पर 1 रखा जाता है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए के इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.303 बटे में टी है, लाग है, और ये 100 बटे में 20 बचेगा, तो 20 बचे हो जाएगा 100, नहीं तो आप लोग ऐसे लिख लीजिए, 0 से 0 काट लीजिए, बचा 2 और 10 और 2 तो 10/2 लिख लीजिए। ठीक है, 10/2 लिखेंगे तो आसानी से मान भी रख लेंगे, मान दिया है। तो यहाँ पर देखिए के बराबर 2.303, अरे यहाँ पर 2.303 बटे में टी, इसको लिखेंगे log 10 माइनस log 2 ऊपर वाले फार्मूले से, तो log 10 और log 2, log 10 का मान हमेशा ही याद रखिएगा 1 होता है, और log 2 का मान आपका दिया था, उसमें कितना दिया है देखिए यहाँ पर कितना दिया है, तो यहाँ पर दिया log 2 का मान दिया है 0.3010 दिया है, तो यहाँ पर क्या है 3010 रख दें, तो इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा गुणे में 0.699 आएगा। ठीक है, इतना आ जाएगा घटाने पर। अब देखिए इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 मानेंगे तो यहाँ पर चलेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से, क्योंकि यहाँ पर देखिए समीकरण 1 के बराबर आया है, ये भी के बराबर आया है, जो समीकरण 1 था वो भी के बराबर आया है, ये भी के बराबर है, तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए समीकरण 1 बराबर समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए समीकरण 1 बराबर में समीकरण 2 लिख लिए, तो यहाँ पर 2.303 गुणे में 0.0969 गुणे बटे में 10 है, और 2.303 गुणे में 0.0699 बटे में टी है। अब ये 2.303 से कट जाएगा, ठीक ना, दोनों क्या है कट जाएगा, बराबर में कट जाएगा
टी का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, 10 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, टी का मल्टीप्लाई इधर करेंगे और 10 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, और ये जो गुणा में है ये बटे में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये बटे में आ गया और ये वाला जो 10 था ये गुणा में आ गया इसके साथ, ठीक है। टी बराबर इधर हो गया, तो टी बराबर इधर आ गया। अब इसमें भाग करेंगे तो इतना आ जाएगा आपका, टी बराबर है 72.14 मिनट, ठीक ना। तो कितना समय लगेगा, 72 मिनट 1.4 सेकेंड लगेगा, ठीक है। कितना 72 मिनट 14 सेकेंड लगेगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 5 का ग है, तो यहाँ पर जाएगा CrNH3 6 है और यहाँ पर 3 प्लस चार्ज है, ठीक ना, अनुचुंबकीय है, जबकि NiCN का 4 है प्लस 2 चार्ज है, प्रतिचुंबकीय। संयोजकता आबंध सिद्धांत के आधार पर समझाइए कैसे ये होता है, ये आपको क्या करना है, समझाना है। एक ग का पहला है, एक और होगा इसमें। तो यहाँ पर देखिए क्या है, CrNH3 ये 6 है यानी कि हेक्सा अमीन है और यहाँ पर 3 प्लस चार्ज है। तो ये जो आपका अमोनिया होता है ना, जो आपका अमोनिया होता है ये वीक लिगेंड होता है। अगर ये लिगेंड के रूप में देखा जाए तो ये कैसा लिगेंड होता है, याद रखिएगा, ये वीक लिगेंड होता है। ये वीक लिगेंड का मतलब होता है कमजोर, ठीक है। तो ये कैसा लिगेंड होता है, कमजोर होता है, तो वीक लिगेंड है। तो वीक लिगेंड में क्या होता है, देखिए ऑक्सीडेशन नंबर जब इसका निकालेंगे तो +3 आया है, पर यहाँ पर भी लिखा है, लेकिन अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो ये +3 ही आएगा, क्योंकि अमोनिया जो होता है, अमोनिया का ऑक्सीडेशन जो नंबर होता है ये 0 होता है, इसका 0 होता है। तो बराबर में 3 है, तो बराबर में 3 का मतलब x बराबर 3 ही आएगा, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या 3 आया। अब जब हम लोग इसका देखिए आर्गन के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो अंत में आपका आता है 3d3, ठीक ना, 3d3 आता है। क्रिप्टॉन जो क्रोमियम है आपका, इसका 3d3 आता है। तो अंत में कितने बचे, 3 इलेक्ट्रॉन बचे, उस पर भी ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये अंत में 3 इलेक्ट्रॉन बचे। अब 3 इलेक्ट्रॉन जो डी कक्षक में भरेंगे, तो डी कक्षक कितनी होती है, 1 2 3 4 5 होती है, 5 कक्षक है तो 3 ही इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, तो 3 ही भरेगी, ठीक ना। तो तीनों क्या है, सिंगल है, यानी कि ये अयुग्मित है, अयुग्मित है। तो इसमें 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अर्थात यह अनुचुंबकीय होगा। जब भी इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आएगा, यही चेक करना है, ठीक ना, जब इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये अनुचुंबकीय होगा, ठीक है। उसी प्रकार से ये वाला देखिए, जब ये आपका साइनाइड आ जाता है तो साइनाइड आपका ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। कैसा होता है, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो इसका कितना आएगा आपका, देखिए +6 आएगा, कितना आएगा, +6 आएगा। अब इसमें देखिए Ni+2 का हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, Ni+2 का। तो यहाँ पर कितना आएगा, 3d8 आता है, 3d8 है, तो 3d8 का देखिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन इसमें भर दिए, ठीक ना, 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब ये स्ट्रांग लिगेंड जब होगा ना, तो स्ट्रांग लिगेंड का एक जो इलेक्ट्रॉन होता है ये युग्मित बनाने का कोशिश करता है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला भी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन उठ करके इसमें आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, अयुग्मित से युग्मित हो जाएगा, ठीक ना। तो इसमें देखिए 0 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर देखिए जब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, ये पूरा ही खाली है, ठीक है। तो इसमें क्या है, 0 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये क्या होगा, प्रतिचुंबकीय होगा। जिसमें एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वो क्या होगा, प्रतिचुंबकीय होगा, और जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा वो अनुचुंबकीय होगा। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित उप संयोजन यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। तो यहाँ पर देखिए इसका IUPAC नाम हम लोग लिख लिए यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए KCrH2 है और C2O4 2 है। तो यहाँ पर देखिए पहले हम लोग इसका नाम लिखेंगे जो बाहर होता है, तो ये क्या है, धातु है, धातु का नाम लिखिए पोटेशियम, क्या है, अब ये पोटेशियम 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, बस इसका सिंपल में नाम लिखेंगे पोटेशियम, पोटेशियम लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर डाई, डाई किसके लिए, इसके लिए, तो एक्वा, डाई एक्वा, ठीक ना, डाई एक्वा, ये क्या है, ऑक्सीलेटो, तो ये क्या लिखेंगे, ऑक्सीलेटो, डाई एक्वा, डाई एक्सीलेटो, ठीक है। यहाँ पर डाई रहेगा, डाई एक्सीलेटो, डाई एक्सीलेटो, क्रोमेट, क्रोमेट क्या हो जाएगा, इसका नाम क्रोमेट हो जाएगा, ठीक ना, क्रोमेट हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसका नाम का है PTCl है, और यहाँ पर देखिए NO2 है, NH3 का 4 है और SO4 है। तो यहाँ पर देखिए इसका नाम लिखेंगे क्लोरो, यहाँ पर देखिए एक ही है तो एक ही क्लोरो, फिर ये नाइट्रो, ये क्या है, नाइट्रो है, ये क्या है, नाइट्रो है। ये देखिए टेट्रा, 4 बार एमीन है तो टेट्रा एमीन, क्या लिखेंगे, टेट्रा एमीन। और ये इसका नाम लिखेंगे प्लेटिनियम, प्लेटिनियम, ठीक ना, क्या लिखेंगे, प्लेटिनियम। और यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन संख्या निकालें तो यहाँ पर 1 और एक इसकी आई और इसकी
और इसकी मिला करके कितना आ गया आपका 4 आएगा सल्फेट, ठीक ना। तो इसका कितना है सल्फेट, क्योंकि इस पर 2 माइनस होता है, इस पर 1 होता है, इस पर 1 होता है, इस पर -1 -1 -2, तो माइनस सब किधर जाएगा, इधर जाएगा, तो 4 हो जाएगा, ठीक ना। तो 4 आएगा सल्फेट, ठीक ना। 4 इसकी ऑक्सीडेशन संख्या आएगी और ये सल्फेट इसका नाम लिख दिया जाएगा अंत में, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 5 का घ है, कह रहा है कि फर्स्ट वाला कह रहा है कि न्यूक्लिक अम्ल क्या है, डीएनए की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए न्यूक्लिक अम्ल वे जैव अणु होते हैं जो सभी जीवित कोशिकाओं के नाभिकों में न्यूक्लियो प्रोटीन अथवा क्रोमोसोम के रूप में पाए जाते हैं। जीवों की अनुवांशिक सूचना न्यूक्लिक अम्लों में उपस्थित होती है, ठीक ना। जो जीव होते हैं उनकी आनुवंशिक सूचना होती है जो किसमें किसमें न्यूक्लिक अम्लों में उपस्थित होती है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में आपका न्यूक्लिक अम्ल डीएनए हो गया और आरएनए हो गया, ये क्या होते हैं न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। उसके बाद देखिए डीएनए की संरचना पूछा है, तो यहाँ पर देखिए हम लोग संरचना यहाँ पर बनाए हैं, आपको ऐसे बना लेना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से हेलिक्स बना लेना है आपको, ये डबल हेलिक्स होती है, ठीक ना। जो डीएनए होता है डबल हेलिक्स होता है, और यहाँ पर देखिए जी है, यानी कि ये इसको क्या बोलते हैं, और ये देखिए साइटोसिन है, और ये आपका ग्वानिन है, और ये आपका ये देखिए थायमिन है, ये एडिसिन है, ठीक है। तो ये ट्रिपल बांड है, ये डबल बांड से जुड़ा है, ये ट्रिपल बांड से जुड़ा है, ठीक है। और ये भी डबल बांड से जुड़ा है, ये ग्वानिन है, साइटोसिन है, एडिनिन और यहाँ पर थायमिन है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ऐसे 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 बना लेना है। थोड़ा सा ये गड़बड़ बना है, आप लोग सही से बनाइएगा। तो यहाँ पर देखिए डीएनए की संरचना के बारे में कुछ वाटसन और क्रिक 1953 में डीएनए की कुंडली संरचना प्रस्तुत की। डीएनए अणु 2 दीर्घ पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं यानी कि 2 डीएनए स्ट्रैंडों, यानी कि कह रहा है कि दो दीर्घ पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं, जैसे कि यहाँ पर 2 दिख रही है इस प्रकार से, ठीक है, से बना होता है। दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के चारों ओर लिपट कर कुंडली बनाते हैं। प्रत्येक सर्पीली कुंडली दक्षिणावर्ती है और प्रत्येक धूम में 10 न्यूक्लियोटाइड है। दो घूमों के बीच की दूरी 3.4 नैनोमीटर होती है। जो इनके बीच की जो दूरी होती है ये कितनी होती है, 3.4 नैनोमीटर होती है। डीएनए स्ट्रैंड में C3 और C5 अनुक्रम और दूसरे स्ट्रैंड में C5 से C3 अनुक्रम होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये C5 से क्या है, C5 से C3 में, और ये 3 से किस में आया, 5 में, ठीक है, अनुक्रम होता है। दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से रेखीय हाइड्रोजन आबंधों द्वारा जुड़े होते हैं। यहाँ पर ये हाइड्रोजन आबंधों द्वारा जुड़े होते हैं। एक स्ट्रैंड का एडेनिन सदैव दूसरे स्ट्रैंड के थायमिन से तथा इसी प्रकार ग्वानिन सदैव साइटोसिन से हाइड्रोजन आबंधों द्वारा जुड़ा होता है। ये दोनों स्ट्रैंड समरूप नहीं होते हैं लेकिन एक दूसरे के पूरक होते हैं, ठीक ना। ये जो क्या होते हैं, एक दूसरे क्या होते हैं, पूरक होते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर दूसरा है उसी का, देखिए प्रोटीन की प्राथमिक तथा द्वितीयक संरचना की व्याख्या कीजिए। व्याख्या करना मतलब खाली बताना है, ठीक है। प्राथमिक संरचना क्या है, किसी प्रोटीन के पॉलीपेप्टाइड में एमिनो अम्लों के जुड़ने का एक विशिष्ट क्रम प्रोटीन की प्राथमिक या 1 डिग्री कह सकते हैं संरचना कहलाती है, ठीक है। किसी प्रोटीन के पॉलीपेप्टाइड में एमिनो अम्लों के जुड़ने का एक विशिष्ट क्रम प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कहलाती है। दूसरा देखिए द्वितीयक संरचना है, तो द्वितीयक किसी प्रोटीन की द्वितीयक संरचना का संबंध उस आकृति से है जिसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला पाई जाती है, ठीक है। देखिए किसी प्रोटीन की द्वितीयक संरचना का संबंध उस आकृति से है जिसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला पाई जाती है, ठीक है। तो ये आपका प्रोटीन की प्राथमिक और द्वितीयक संरचना थी जो हो चुकी, और प्रश्न नंबर 5 का आप लोग को मैं कंप्लीट करा दिया। अब आपका प्रश्न नंबर 6 और 7 बचा है जो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, ठीक है। तो इसका 1 शॉट भी आ जाएगा 2-3 दिन में, और 1 शॉट को देखने के लिए आप लोग तैयार रहिए, ठीक है। तो थैंक यू, बाय बाय फॉर वाचिंग माय वीडियो, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा ताकि ऐसी ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे, ठीक है। बाय बाय, देखिए, ठीक है। अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए आप लोग यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर,
ठीक है, 7460012763 इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करें। 100 रुपये में आप लोग सारी PDF ले सकते हैं। अब देखिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन आपका ये है, हेलोएरिनो की नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में अनुनाद प्रभाव को समझाइए। क्लोरोबेंजीन का उदाहरण देते हुए निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक ना, पहला है ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया, दूसरा है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो यहाँ पर देखिए पहले ये हेलोएरिन पूछा है, तो इसको देखिए, हेलोएरिन नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है। ठीक है, अनुनाद के कारण हेलोएरिन में मेटा स्थिति समझते हैं ना, बेंजीन पर एक होता है आर्थो, पैरा और मेटा होता है। ठीक है, आप लोग को पता होना चाहिए मेटा, आर्थो, पैरा। तुलना में आर्थो तथा पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाता है। ठीक ना, क्यों? क्योंकि -I इफेक्ट उस पर होता है। -I प्रभाव के कारण हाइड्रोजन परमाणु की प्रकृति बेंजीन वलय के इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की होती है। ठीक है, आकर्षित करने की होती है, इसलिए बेंजीन की तुलना में वलय कुछ मात्रा में निष्क्रिय हो जाती है। अतः हेलोएरिन में इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं मंद होती है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, आपको ये लिख लेना है। ऊपर का आंसर था, आप देखिए नीचे जो ऊर्ज अभिक्रिया दिया है, ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट दिया है, इसको देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपका ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया, तो ये देखिए वह अभिक्रिया जिसमें एल्किल हैलाइड तथा एरिल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती है, उसे हम देखिए यहाँ पर क्या बनता है, टालुइन बनता है। ठीक ना, उसकी उपस्थिति में जब होती है तो क्या बनता है, टालुइन बनता है, उसे हम लोग ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए क्लोरोबेंजीन है, ये क्या आपका, ये देखिए ये क्या है, क्लोरोबेंजीन है। ठीक है, क्लोरोबेंजीन हो गया। उसके बाद देखिए डबल सोडियम लिए हैं, क्योंकि एक सोडियम इसके साथ रिएक्ट करेगा और एक सोडियम, ठीक है, इसके साथ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए CH3Cl, तो CH जो है, CH3 जो है यहाँ पर जाकर विराजमानेगा और Cl जो है इसके साथ रिएक्ट करेगा। और ये देखिए शुष्क ईथर की उपस्थिति है, यहाँ पर 2NaCl निकलेगा, एक Cl यहाँ का, एक Cl यहाँ का, और 2 Na, देखिए यहाँ पर 2NaCl। और ये जो आपका CH3 था जाकर के बेंजीन पर टिकेगा और ये आपका बन जाएगा टालुइन। ठीक है, इसका नाम क्या होता है, टालुइन। ठीक है, उसके बाद देखिए फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में क्या होता है, हेलोएरिन निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में हेलो एल्केन से अभिक्रिया करके एल्किल एरिन बनाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्लोरोबेंजीन है, इसको बोलेंगे हेलोएरिन। ठीक ना, यहाँ पर हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा है और इसको एरिन बोलते हैं, तो इसको बोलेंगे हेलोएरिन। हेलोएरिन CH3Cl किसके उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 के। ठीक है, तो इसकी उपस्थिति में क्रिया करेगा तो ये क्या बनेगा आपका, देखिए Cl और यहाँ पर CH3, यहाँ पर भी CH3, तो क्या बनता है आपका मेटामेथिल, या फिर कह सकते हैं कि मेटामेथिल क्लोरोबेंजीन भी इसको कह सकते हैं। ये आर्थो है, ये आपका देखिए ये आर्थो होता है, ये मेटा, तो ये आर्थो है। ठीक है, आर्थो होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 6 के का अथवा है। अथवा वाला क्वेश्चन है, कह रहा है क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। पहला है एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम एथॉक्साइड से होती है, तो देखिए ये C2H5Br एथिल ब्रोमाइड हो गया। सोडियम एथॉक्साइड देखिए ये होता है आपका NaOC2H5 सोडियम एथॉक्साइड। तो यहाँ पर देखिए अगर हम नाम लिखना चाहें तो सोडियम यहाँ पर लिख सकते हैं, सोडियम एथॉक्साइड। ठीक है, एथॉक्साइड। ठीक है, ये आप नाम लिख लीजिएगा, सोडियम एथॉक्साइड। ठीक है, और ये क्या आपका एथिल ब्रोमाइड, क्या है ये एथिल ब्रोमाइड, क्या है, ब्रोमाइड है। ठीक है, एथिल ब्रोमाइड है, इसका नाम लिख लीजिएगा एथिल ब्रोमाइड। और ये आपका बनेगा डाई एथिल ईथर। देखिए ये ROR है, ROR कहते हैं, ईथर बोलते हैं। और कितने बार है, C2H5 दो बार, तो इसको बोलेंगे डाई, और ये एथिल कहते हैं इसको, डाई एथिल ईथर। ठीक है, और NaBr सोडियम ब्रोमाइड बाहर निकलेगा। उसके बाद देखिए एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया एल्कोहलिक KCN से होती है। तो एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया देखिए ये एथिल क्लोराइड है और ये एल्कोहलिक KOH ले लिए। ठीक ना, क्या ले लिए, KOH और यहाँ पर आपका CN लग जाएगा और यहाँ पर सही है। ठीक है, बाकी सब सही है, यहाँ पर CN लगा लीजिएगा और
यहाँ पर तो एथिल साइनाइड हो जाएगा और ये पोटेशियम क्लोराइड ही बनेगा। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन है क्लोरोबेंजीन बना, क्या बना, आर्थोनाइट ए, तो यहाँ पर CH रहेगा। ठीक है, यहाँ पर CH रहेगा और ये
डाइजोनियम क्लोराइड को निम्नलिखित से परिवर्तन, निम्नलिखित में परिवर्तन कैसे परिवर्तन करेंगे? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को किस में करना है? बेंजीन में करना है, क्लोरोबेंजीन में करना है, नाइट्रोबेंजीन में करना है। तो यहाँ पर देखिए ये फार्मूला जो है ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का है, सब में ये लिया जाएगा, ये कॉमन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए प्रेजेंस किसका लेना है, ये याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए H3PO2, H3PO2 के उपस्थिति में इसको हम लोग क्या करेंगे, गर्म करेंगे। गर्म करेंगे तो ये आपका क्या बनेगा, डायरेक्ट बेंजीन बनेगा, ठीक है। इसमें कोई और कुछ विधि नहीं है, डायरेक्ट ये फार्मूला लगाएंगे और इसको गर्म करेंगे और ये बेंजीन में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है इसमें, दूसरा है ये भी आपका क्या है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है। इसमें क्या उपस्थिति है, CuCl2 कॉपर क्लोराइड है, प्लस में HCl हाइड्रोजन क्लोराइड है। और ये दोनों ये क्या करेंगे, इसकी उपस्थिति में रिएक्शन करके आपका क्लोरोबेंजीन बन के तैयार होगा। ऊपर से ये नाइट्रोजन गैस निकलेगी, ये क्या आपकी नाइट्रोजन गैस है और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ठीक है। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपका बन के तैयार। उसके बाद देखिए आपका ये क्या और है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से क्या बनाना है आपका, देखिए आपका ये नाइट्रोबेंजीन बनाना, ठीक है। तो नाइट्रोबेंजीन किसकी उपस्थिति में, HbF4, ठीक ना, HbF4, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए क्लोरोबोरिक अम्ल है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, क्लोरोबोरिक अम्ल है। और इसकी उपस्थिति में जब ये रिएक्शन करेगा तो पहले आपका बनेगा ये वाला, ठीक है, जो आपका जैसे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से यहाँ से H और Cl बाहर जाएगा, तो HCl बाहर जाएगा तो B और F4 बचेगा। तो यहाँ पर देखिए B और F4 यहाँ पर जुड़ गया, ठीक है। उसके बाद एक बार सोडियम नाइट्रेट की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे, सोडियम नाइट्राइट की उपस्थिति में, तो ये जो नाइट्रो ग्रुप है आपका ये इस पर आकर जुड़ जाएगा तो नाइट्रोबेंजीन आपका बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट इसको हम लोग गर्म करेंगे तो ये नाइट्रोबेंजीन आपका बन के तैयार हो गया। ये आपका सेट नंबर जो आपका 6 था, केमिस्ट्री का सेट नंबर 6, जिसका कोड था आपका 347GE, ठीक है। तो ये आपका सेट नंबर 6 खत्म हुआ। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मुझे पता है कि आप लोग को वीडियो बहुत ही अच्छी लगी है, समझाने में अगर थोड़ा भी गलती हुई तो माफ़ करिएगा। और थैंक यू, बाय बाय फॉर वॉचिंग माय वीडियो।